नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस अधिकतर विश्वविद्यालयों में कहीं ना कहीं पे पूछे गए 2025-2024 में। तो उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना होता है। यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना की तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकारों के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। राजनीति शास्त्र के पेपर 1 में जब आप पंचम सेमेस्टर में होते हैं तो आपको यही चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो सभी विश्वविद्यालयों में यही सेम सिलेबस होता है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले भी एक आध दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी इसका मॉडल पेपर को लेकर के दे चुका हूँ। एक आध दो मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और इंक्लूड किया गया है, तो 2-3 मॉडल पेपर के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही बारीकी के साथ कवर कर पाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखें प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, उदारवाद के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, यानी कि जो फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल है, वो क्या है। देखिए, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सार्वजनिक कल्याण पर बल देती है, सभी का कल्याण हो। उदारवादी प्रगति और परिवर्तन पर विशेष बल देते हैं। उदारवादी जो व्यक्तित्व होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो प्रोग्रेस पर और चेंजमेंट पर, परिवर्तन पर, यानी समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन पर ध्यान देते हैं उदारवादी विचारक। इसलिए वह निरंकुशतावाद या निरंकुशवाद का प्रबलतम विरोधी होता है, निरंकुशतावाद के बिल्कुल विरोध में काम करते हैं। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत के पीछे व्यक्तिवादी विचारधारा का मिश्रण होने से व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार आदि नैतिक मूल्यों की अवधारणा के मौलिक रूप से संबंध हो जाती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब, चूंकि इसमें विचारधारा में व्यक्तिवादी विचारधारा का भी बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में व्यक्तित्व का डेवलपमेंट हो या एक प्रकार से चाहे स्वतंत्रता हो व्यक्ति की, या अधिकार की बात हो व्यक्तियों की, या उनको न्याय दिलवाने की बात हो, या उनके विकास की बात हो, इन पर भी काम करता है। या उनके नैतिक मूल्यों की एक प्रकार से सुचारू रूप से उसको अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर भी काम करता है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास पर विशेष बल देता है। इस सिद्धांत की पुष्टि लास्की नाम के एक विद्वान है जो कि उदारवादी ही हैं, उन्होंने किया है। उदारवाद का मूल्यांकन करते हुए लास्की ने कहा ये बातें, उदारवाद न्यायगत सुव्यवस्था और व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मौलिक विकास का लक्ष्य मानता है, ये लास्की कहते हैं। और बेसिकली मानना भी चाहिए, चूँकि व्यक्तिवादी विचारधारा और उदारवाद विचारधारा दोनों आप देखते हैं एक दूसरे का मिश्रण हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाना स्वाभाविक सी बात होती है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न, परंपरावादी उदारवादी के अनुसार राज्य के कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, परंपरावादी उदारवाद व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है। वह व्यक्तिवादी अवधारणा की व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की समानता और व्यक्ति की इच्छा पर किसी तरह का नियंत्रण लगाने पर पक्षधर इसलिए नहीं था कि वह निरंकुशता को जन्म देता है। इस वजह से व्यक्तित्व स्वतंत्रता या व्यक्ति की एक प्रकार से उसके अधिकार, उसके न्याय, उन सभी पर फोकस करता है उदारवाद। तो उदारवादी एक प्रकार से परंपरावादी उदारवादी के अनुसार राज्य के कार्यों पर इस तरीके से आप टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, परंपरावादी उदारवादियों ने जो आर्थिक उदारवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया, उसमें वे राज्य के नियंत्रण के पक्ष में नहीं थे। इसका मूल कारण यह था कि परंपरावादी विचारक यह मानते थे कि लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव है जब लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जब लोग स्वतंत्र होंगे तभी वह एक प्रकार से चीज़ों को कर पाएंगे, अन्यथा वो करने में सक्षम नहीं होंगे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी वह अपना विकास कर पाएगा, और उस पर तमाम प्रकार के अंकुश लगे रहेंगे तब वह चीज़ें नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए परंपरावादी और उदारवादियों ने किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को निरंकुशता का मूल मंत्र माना, कि अगर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधता या प्रतिबंध लगाया जाता है जनता पर तो वही निरंकुशवाद होता है। अतएव उन्होंने राज्य के संदर्भ में राज्य द्वारा लगने वाली हर सीमा को निरंकुशवाद के रूप में स्वीकार किया। यानी कि राज्य अगर किसी जनता पर या व्यक्ति पर जो है टैक्स लगाए या फिर जो है ज़बरदस्ती जो है एक प्रकार से उनको अपनी नियमों को मनवाए, तो वो सब निरंकुशवाद में आ जाता है। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आधुनिक लोकतंत्रवाद लोकतांत्रिक उदारवादी अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद की कई अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा, देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवादी राज्य की शासन पद्धति को पूरी तरह से न्याय की सर्वोच्चता से अनुशासित, मर्यादित और क्रियान्वित करते हैं। यानी कि न्याय की सर्वोच्चता यहाँ पर होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की सर्वोच्चता और इन सभी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद के अनुसार राज्य निरंकुश ना होने पाए, इसलिए जनता को सरकार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जनता को सरकार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सरकार का निर्माण करने वाले जनप्रतिनिधियों को बदलने का पूर्ण अधिकार जनता को प्राप्त होना चाहिए। यानी कि सरकार जो है जनता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य हो, ऐसा एक प्रकार से बताया गया। ठीक है। तीसरी बात, आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद की अवधारणा में यह संबंधित है कि आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद विधि के शासन और विधि के निर्माण, विधि मतलब होता है कानून, कानून के हिसाब से शासन और कानून के निर्माण में अधिकार, न्याय, समानता, स्वतंत्रता से संबंधित सभी प्राकृतिक मौलिक सिद्धांतों को मान्यता देते हुए यह भी कहते हैं कि विधि का शासन स्थापित करने में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। यानी कि राज्य का भी एक प्रकार से कानून वगैरह में राज्य का अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से कानून वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके बनाएं। इस तरह लोकतांत्रिक उदारवाद राज्य का कार्यक्षेत्र निषेधात्मक अथवा सुरक्षात्मक कार्यों तक सीमित नहीं करते, बल्कि वे राज्य को उन समस्त कार्यों को सौंपने के इच्छुक होते हैं जो व्यक्ति के हित में होता है, व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। जो व्यक्तित्व विकास में जरूरी होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके और भी आपको चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, बी औपनिवेशीकरण क्या होता है? बी औपनिवेशीकरण, देखिए औपनिवेशीकरण होता है कि उपनिवेश बनाना, जैसे कि जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब आप देखते हैं भारत पर कब्जा करके रखे थे। किसी ने इंडोनेशिया पर, किसी ने चाइना पर, किसी ने जो है बांग्लादेश, किसी ने मतलब बांग्लादेश तो इसे अपने भारत में था, मतलब अलग अलग राज्यों पर आप देखते हैं कि भाई हर एक अमेरिका वगैरह तक जो है उपनिवेश बने हुए थे इन लोगों के। तो बी उपनिवेशीकरण किसी उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द होता है। बी माने होता नहीं उपनिवेश, माने उपनिवेशवाद को खत्म करना। यानी जो एक ब्रिटेन वगैरह थे या जो फ्रांस वगैरह थे, दूसरे देशों पर कब्जा करके वहां पर अपनी शासन पद्धति या अपनी कंपनी के माध्यम से शासन करवाते थे, तो उस प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास है बी उपनिवेशीकरण। ठीक है। जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र है और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होते हैं, तो उसकी प्रक्रिया है। यानी कि जैसे भारत जो है 1950 में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ठीक है। और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जैसे वह देश जिस पर बाहरी अंकुश ना हो, जैसे कि भारत के सरकार को निर्णय लेना हो तो अमेरिका के सरकार से या ब्रिटेन के सरकार से उसको पूछना ना पड़े कि हम अपने आंतरिक मामलों में ये निर्णय लेना चाहते हैं या निर्णय लेना एक प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे या आप पर निर्भर नहीं होंगे। यानी कि अमेरिका से पूछना नहीं पड़ेगा। अगर भारत को अपनी सीमा में या अपने संसद में कोई कानून बनाना है, बाहरी मुद्दों पर कोई निर्णय लेना है, तो वो अमेरिका से या ब्रिटेन से पूछेगा नहीं, वो खुद करेगा। ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो और अपनी नीतियों को बनाने में खुद ही एक प्रकार से सहयोग करता हो और वो एक प्रकार से स्वतंत्र हो, वह एक प्रकार से जो है क्या राज्य होता है, वह आपका होता है संप्रभु राष्ट्र। ठीक है। यह साम्राज्यवाद की उल्टी प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बी औपनिवेशीकरण सामान्यतः 1945 से 1990 की अवधि को कहा जाता है। क्योंकि 1945 से 1990 ईस्वी की अवधि में जितने भी देशों ने कब्जा किया था अलग अलग देशों पर, उन सभी का कब्जा खत्म होने लगा। बी औपनिवेशीकरण अर्थात उपनिवेशों का अंत करना, यानी नए नए स्वतंत्र राज्यों का विश्व पटल पर उद्भव होना। बी उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता संग्राम एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रूप से संबंधित है, चूंकि स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ही आप देखते हैं उपनिवेशीकरण का अंत होता है। बी उपनिवेशीकरण जहां साम्राज्यवादी शक्तियों के पीछे हटने की प्रक्रिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम उस प्रक्रिया की प्रशंसा करता है कि किस प्रकार औपनिवेशिक शक्तियां व्यापक जन राष्ट्र के कारण कमजोर हुई हैं। 1932 ईस्वी में जर्मन विद्वान वान ने सर्वप्रथम बी उपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग किया और समाज विज्ञान के विश्वकोश के साम्राज्य पर लिखे गए अपने खंड के लिए प्रकाशित किया था इस शब्द का। ठीक है।
स्प्रिंग हॉल ने अपने एक अध्ययन में भी उपनिवेशीकरण को गैर यूरोपीय लोगों पर बाह्य राजनीतिक संप्रभुता का समर्पण और जहां पहले पश्चिम का राज्य था वहां स्वतंत्र क्षेत्रों का उदय या साम्राज्य के द्वारा राष्ट्र राज्यों की सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर परिभाषित किया जाता है। बी उपनिवेशीकरण बेसिकली क्या है? उपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि इंग्लैंड लोग अपने भारत पर कब्जा किए थे, तो हम लोग भारत के मतलब भारत जो जो देश था ये इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। लेकिन क्या हुआ कि 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, तो जब आज़ाद हो गया एक नया देश बन गया, तो वही प्रक्रिया, ठीक है, बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। 1945 से 1990 ईस्वी के आसपास जितने भी देशों पर इन कंपनियों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, इन सभी लोगों ने जो जो कब्जा किया था सब खत्म होने लगा, तो ये होता है बी उपनिवेशीकरण। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, कि इन सभी का अंत होता है कंपनियों का और एक देश नया निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बी उपनिवेशीकरण के प्रमुख कारण क्या है? देखिए, बी उपनिवेशीकरण के कई कारण हैं। पहला कारण है बेटा कि द्वितीय विश्व युद्ध ने औपनिवेशिक शक्तियों को एक महत्वपूर्ण झटका दिया, जिससे उनकी पूर्व प्रतिष्ठा से वंचित कर दिया गया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और 1939 में शुरू होकर के वो 1900 कब तक चला? 1939 से शुरू होकर के बेटा वो चला 1945 तक, जब नागासाकी और हिरोशिमा नाम के दो स्थानों पर जापान के अमेरिका ने बम फेंका, ठीक है, परमाणु बम फेंका बेसिकली, तब जा करके समाप्त हुआ। ठीक है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के नियम, संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय होता है। ऐसे में हर एक देश को दूसरे देशों पर जो कब्जा करके रखे थे बेमतलब का, उनको भागना पड़ता है, उनको छोड़ने पर मजबूर करने के लिए एक प्रकार से तमाम प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनने लगते हैं और आंतरिक तमाम प्रकार के मुद्दे, तमाम प्रकार के आंदोलन भी चलाए जाते हैं। दूसरी बात, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस हार गए थे और उन पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन वगैरह है वो उसका वर्चस्व समाप्त होने लगा था। औपनिवेशिक शासन के तहत जो लोग युद्ध में के समय संबंध सेनाओं के रैंकों को भरने के लिए अक्सर नियोजित होते थे, वे उन संबंधों को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे, जो अभी भी उन्हें यूरोप से बांधते थे, जो अब नष्ट हो गए और इसके संसाधनों से वंचित हो गए। चौथी बात, इसके अलावा दो उपनिवेशवाद विरोधी महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के विकास और 1945 ईस्वी के बाद नई वैश्विक जलवायु ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरीके से वो स्वतंत्रता तमाम देशों को मिलती गई। नए अनुकूल वैश्विक ढांचे के बारे में सूचित होने पर, जिसमें उन्होंने खुद को पाया, उपनिवेशवादी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर दी और इस तरीके से उपनिवेशवाद खत्म होता है और बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बेसिकली खत्म होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप तो जानते होंगे उपनिवेशवाद क्या है ना। उपनिवेशवाद मतलब कि इसे ब्रिटेन की कंपनी आती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर पहले जो है बेचते अपना सामान बेचने के लिए, फिर वही कंपनी शासन करनी शुरू कर दी। अब इस तरीके से हम उसके कब्जे में आ गए, तो यही उपनिवेश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, और इसी को खत्म करने की प्रक्रिया बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया होती है। इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के कई परिणाम सामने आए। पहला परिणाम यह निकला कि उपनिवेशवाद ने न केवल स्वतंत्रता और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि नव उपनिवेशवाद और अल्प विकासवाद दोनों को भी बढ़ावा देता था। यानी ठीक है, दूसरी बात, दूसरे शब्दों में, जिन देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की उन्हें अपनी प्रगति के लिए उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था नहीं मिली। यही कारण है कि वे आज भी विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हैं। वे अपनी मुक्ति का दावा करने के बाद भी आश्रित बने हुए हैं। आज भी जो देश एक प्रकार से गुलाम थे, उन लोगों का इतना धन लूट ले गए ये लोग। ये तो कहो भारत ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रोग्रेस किया और इस सिचुएशन पर आकर के या इस जो है स्थिति में आकर के खड़ा है। अन्यथा आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के ऐसे देश हैं जो आज भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनकी आज तक गरीबी दूर नहीं हुई, क्योंकि ये लोग सारे धन लूट लेकर के चले गए थे। तीसरी बात, आप विकसितता में एक स्थिर सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था की कमी भी शामिल है, जो उच्च जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जिसमें भूख, भुखमरी और बीमारी बढ़ जाती है। चौथी बात, यह संदर्भ बुनियादी ढांचे और तकनीकी साधनों की कमी भी पैदा करता है, क्योंकि कोई भी स्थानीय उत्पादन मौजूद नहीं है, जो इंगित करता है कि जो है महत्वपूर्ण संसाधनों का आयात किया जाना चाहिए। और इस तरीके से आप देखते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ से ले गए, सारे उत्पादन के साधनों को नष्ट कर दिया, तमाम सारी चीज़ें हुई। दूसरी ओर वे देश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके
और पूंजी को उत्तरोत्तर नष्ट करके सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करते हैं। इस कारण से विदेशी ऋण उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हितों के परिसमापन के कारण से विदेशी राज्यों पर अधिक निर्भरता होती है। और इस तरीके से विदेशी राज्य या विदेशी देश जो होते हैं वो कर्जा देते हैं और कर्जे का ऋण जो है देश चुका नहीं पाते हैं, और उसी तरीके से फिर वो उनको ज़मीनें कुछ देनी पड़ती हैं उन देशों को। और ख़ास करके बड़े बड़े देश ही ऐसा करते हैं कि भाई वो पहले आपको देंगे पैसा, से चाइना है पैसा देगा, खूब तमाम सारा पैसा देगा, आपको उधार देगा जितना लेना चाहो। फिर उसके बाद में जब उसका पैसा आप नहीं दे पाओगे तो फिर वो आपका कोई द्वीप ले लेगा या कोई एरिया कब्जा लेगा कि भाई ये आप एरिया हमको दे दो, ठीक है, हम अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे, ये बनाएंगे, अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, कुछ लेकर के वो ज़मीन ले लेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, मान लेते हैं कि आपको, अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं और आपको चाहिए क्या, तमाम सारे सब्जेक्ट के नहीं, जो 2 सब्जेक्ट आपके उसकी पीडीएफ चाहिए और लेक्चर चाहिए, तो 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस करेंगे। वैसे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए कम समय में तैयारी करने के लिए, तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। यही नहीं, आप 5th सेमेस्टर में हैं आप, तो 5th सेमेस्टर के लिए एक प्रकार से जो कोर्स व्यवस्था की गई थी वो ग्रुप आपका बना दिया गया था, ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। अभी भी आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, तीनों का सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में ही, पीडीएफ नोट्स और उसके वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। ठीक है, और ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं आपका 1-2 पेपर बचा हुआ है, या 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, आपको 6 सेमेस्टर, चूँकि 6 सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है, तो 6 सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है। 6 सेमेस्टर में आप देखेंगे अभी क्लासेस शुरू होने वाली, सिलेबस डिस्कशन शुरू होने वाला है जल्द ही। ठीक है, तो इसका 5th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर, जो आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर का पेपर हमारा चल रहा है तो 5th का भी हम ज्वाइन कर लें और 6 वाले ग्रुप में भी ज्वाइन कर लें गुरुजी, तो इसका दोनों का अगर साथ मिलेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। अगर आप 5th सेमेस्टर का ग्रुप अकेले लेंगे तो आपको 100 रुपये लेंगे। 6 सेमेस्टर का जो है ज्वाइन करेंगे कोर्स, तो भी आपके लिए 100 रुपये ही प्राइस रखी गई, ज़्यादा महंगा मैंने नहीं रखा है। लेकिन अगर आप इन दोनों का एक साथ लेते हैं बेटा, तो आपके लिए और छूट है, 150 रुपये मात्र 150 रुपीज़ में ही आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि आपको 6 सेमेस्टर वाले ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और 6 सेमेस्टर की क्लास चलेगी तो आपको कुछ 6 महीने उसमें मात्र 100 रुपीज़ में ही पढ़ाई होगी, जब तक आपका 6 सेमेस्टर का पेपर नहीं हो जाएगा। बाकी 5th सेमेस्टर में आप का जो अभी कंटेंट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसकी पीडीएफ वगैरह, उसकी वीडियो लेक्चर्स आपके पर्सनली नंबर पर सेंड कर देंगे। आप कहेंगे आपको ग्रुप से जोड़ देंगे, जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो मात्र 150 रुपये पेमेंट करेंगे तो आपको 5th और 6 दोनों का मिलेगा। लेकिन केवल 100 रुपये करेंगे और केवल आपको 6 का चाहिए तो 6 का मिल जाएगा, केवल आपको 5th का चाहिए तब भी 100 रुपये ही आपके लगेंगे, तब भी आपको 5th का मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको 5th और 6 का दोनों लेना चाहिए, ताकि 5th का आपका पेपर अच्छा हो जाए। क्योंकि अभी यही लास्ट ईयर बचा आपको नंबर बढ़ाने का और आपको अच्छा अंक प्राप्त करने का। तो अगर आप नोट्स लेंगे और 2-3 बार उसको पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पर सारी चीज़ें वहीं से आने वाली हैं, तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपकी जो क्लासेस होंगी उसकी लिंक मिलती रहेगी आपको ग्रुप में, ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे आसानी से। उस क्लास के बाद में उसकी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी, एक स्थायित्व बना रहेगा। आपका जो को करिकुलर है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ ही साथ 5th सेमेस्टर का जो आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है, इसके लगभग 17 से 18 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस है, आप उनको प्रैक्टिस करिए। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को, कंप्यूटर क्वेश्चंस को आप हल करेंगे, वीडियोस पहले आप देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके आंसर को आप जो है मतलब कि पीडीएफ में आप जो है उसको फिर हल करेंगे। इस तरीके से आपके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी गई। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, एसएमएस करें इस नंबर पर 91 61 93 60 62 पर, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चले, तो सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में होगी। ठीक है, एक सेमेस्टर की। लेकिन अगर आपको 2 सेमेस्टर जुड़ना है एक साथ तो आपको 150 रुपये पेमेंट कर देने होंगे, जो कि बड़ी सस्ती फीस है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चीनी प्रधानमंत्री के शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बीयू झांसी से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय से हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, या फिर आप जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से हैं, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या फिर आप जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डीडीयू यूनिवर्सिटी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, या आप जो है क्या नाम है आपका एमजेपी आर्य बरेली विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गया। ठीक है, या फिर आप जो है एमएसयू मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सभी की तैयारी होती है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लेकर के सारे यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की सभी की। चले, तो चीन
चीनी प्रधानमंत्री के शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। चीनी यानी कि चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य हैं। देखिए, चीन में वास्तव में कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। वही देश को सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति चीन का कौन होता है? उसका प्रधानमंत्री। केवल एक व्यक्ति उससे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और वह है साम्यवादी दल का नेता। साम्यवादी दल का नेता वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी कोई नहीं। राज्य परिषद कानून तत्व प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, कानून का नेतृत्व कौन करता है? राज्य परिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। वही राज्य परिषद की बैठकें बुलाता है और वही इन बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। यानी प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है। चीन में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, इस बात का पता इस पर निर्भर करता है कि साम्यवादी दल में उसका स्थान कौन सा है। यदि वह चाउ उन लाई की तरह दल का एक वरिष्ठ नेता है तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। चाउ निस्संदेह एक सशक्त प्रधानमंत्री थे। शासन के शिखर पर बैठने के कारण से चीन का प्रधानमंत्री शक्ति और सत्ता में केवल साम्यवादी दल के चेयरमैन के बाद ही आता है। तो साम्यवादी दल का जो चेयरमैन होता है उस चेयरमैन के बाद में प्रधानमंत्री का ही नंबर आता है और प्रधानमंत्री बड़े फेमस व्यक्ति होते हैं और बहुत ही एक प्रकार से उनके पास शक्तियाँ और बहुत ही एक प्रकार से उनके पास जो है कार्य होते हैं जो कि उनको संपन्न करने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य बताइए, या चीन की राष्ट्रवादी जन कांग्रेस की शक्ति क्या है उसको बताएं। देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है प्रमुख कार्य और शक्तियाँ इसकी निम्नलिखित हैं। चाइना में है राष्ट्रीय जन कांग्रेस पार्टी। इस पहले कार्य इसका यह है कि अपने पहले अधिवेशन में जन कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। सबसे पहले किसका चुनाव करती है? प्रेसिडियम का चुनाव करती है। फिर यह संविधान में संशोधन करती है। तीसरी बात संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। जो संविधान के अकॉर्डिंग चीज़ चल रही हैं उसको जांच पड़ताल करती है। यह फौजदारी, दीवानी और राज्य के विविध अंगों में सर्वाधिक मूलभूत कानूनों का निर्माण और संशोधन कर सकती है। राष्ट्रवादी जन कांग्रेस। इसके अलावा जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना भी इसी जो है जन कांग्रेस के द्वारा ही होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल से प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना भी इसी के अंदर होता है। जन कांग्रेस ही स्टेट काउंसिल मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन जो होता है ये जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस ही करती है। इसके अलावा यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। इसके अलावा यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय यानी कि द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के सभापति का निर्वाचन भी जन कांग्रेस ही करती है। सर्वोच्च जनवादी जो है प्रोक्यूरेटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। इसके अलावा यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रकार के प्लान और तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की जांच करने की और स्वीकृति उनको देने की एक प्रकार से काम करती है। यह योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रयुक्त अधिवेशन या प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। जो रिपोर्ट आती है कि भाई ये योजना हमने ऐसे तरीके से क्रियान्वयन किया, उस योजना के प्रति रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट की जाँच भी ये राष्ट्रवादी जन कांग्रेस ही करता है, चाइना की पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। अगला प्रश्न आ चुका है, साम्यवादी दल का कार्यक्रम समझाइए। साम्यवादी दल का कार्यक्रम क्या है? देखिए, साम्यवादी दल का कार्यक्रम, साम्यवादी दल के कार्यक्रम से संबंधित उल्लेखनीय बातें। चीन में एक लंबे संघर्ष तथा गृह युद्ध के पश्चात 1949 में साम्यवादियों ने शासन सत्ता प्राप्त करी। साम्यवादी दल कहाँ पर है? ये चाइना में है। ठीक है, और पूंजीवाद का अंत कर दिया गया। चीन में भी रूस की भांति प्रजातंत्रीय केंद्रवाद है। इन्होंने यहाँ प्रजातंत्रात्मक तानाशाही की स्थापना कर दी है। चीन का साम्यवादी दल श्रमिक वर्ग के संगठन का सर्वोच्च रूप है। इस दल के प्रमुख कार्यक्रम को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, साम्यवादी दल का ध्येय क्या है? साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना करना पहला उद्देश्य, और वर्गीय विभेद को समाप्त करना। जो वर्ग विभेद है कि भाई कोई पूंजीपति है, कोई छोटा वर्ग है यानी कि जिसके पास पैसे नहीं, तो उसका जो भेदभाव है उसको खत्म करना। दूसरी बात, दल का उद्देश्य मार्क्स तथा लेनिन के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना है। मार्क्स और लेनिन जो थे ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, तो उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करना साम्यवादी दल का उद्देश्य है। इसके अलावा इस दल के
ने साम्राज्यवाद, सामंतवाद और नौकरशाही और पूंजीवाद को समाप्त कर दिया है। किसने किसको किसको? साम्राज्यवाद की विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा और नौकरशाही और पूंजीवाद को समाप्त करके फिर साम्यवादी व्यवस्था आई, साम्यवादी दल के वजह से ही। इसके अलावा दल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूंजीवादी तथा कृषि की दशा को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना और देश में उद्योगों का विकास करना, ठीक है। और इससे साम्यवाद यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म देना एक प्रकार से इसका उद्देश्य रहा है। तो इस तरीके से ये रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व बताइए। स्विस माने होता है स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की संवैधानिक जो व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? देखें, सबसे पहला महत्व है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है। विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्टेट कौन सा है? वो है स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका होती है यहाँ पर। साथ ही साथ में आप देखेंगे स्विट्जरलैंड जो होता है बेटा, स्विट्जरलैंड ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है इसको, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है। बाकी सारे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल स्विट्जरलैंड में ही मिलती है, क्योंकि छोटा देश है। देखिए, स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है। सन 1848 ईस्वी के संविधान के द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। कौन? स्विट्जरलैंड। 1848 के पूर्व भी स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा जिस प्रकार का राजतंत्र इंग्लैंड में था, फ्रांस में था या फिर सोवियत रूस में था। ऐसा बिल्कुल भी स्विट्जरलैंड में नहीं था। रैपर्ड इसी बात को दृष्टि में रखते हुए कहते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा, यानी बहुत पहले से वो रिपब्लिक स्टेट रहा है। वहाँ पर कोई राजा या नहीं रहा है। राजा का मतलब समझ रहे हैं, यानी इसे राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है अपने भारत में, तो रिपब्लिक स्टेट इसीलिए है। यानी देश का जो मुखिया है और सरकार का मुखिया दोनों का को जनता चुने, वो देश रिपब्लिक होता है। तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है और देश का मुखिया कौन है? वो राष्ट्रपति है। ऐसे ही जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर जो एक प्रकार से जैसे ब्रिटेन में राजा होते थे, ठीक है, और राजा का लड़का राजा बनता था, उसका चुनाव नहीं होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें क्या था कि भाई जो राजा होगा वह राजा एक प्रकार से उसका लड़का राजा नहीं बनेगा, उसका भी चुनाव होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका भी चुनाव पहले से ही होता आ रहा स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। यानी जो सरकार का और देश का मुखिया है, देश के मुखिया का भी चुनाव होता था, वंशानुगत नहीं होता था। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं। यानी स्विट्जरलैंड के नागरिक जो है, चाहे वो चुन करके भी उनको भेज रहे हों कि भाई आप ही राजा बनो, लेकिन फिर भी जो है उनको पूरी शक्ति नहीं देते थे। और इस गणतंत्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है, ठीक है। तो बहुल कार्यपालिका एक इसकी विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, ये भी इसके सिस्टम की एक विशेषता है। प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है ये। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातंत्रात्मक लक्षण है। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार से प्राचीन विश्व में एथेंस था। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। स्विट्जरलैंड में ही एक प्रकार से आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है आज के कई कंटेनों में वहाँ के, ठीक है। लोकतंत्र की अगर बात की तो स्विट्जरलैंड के 5 स्विस कंटेनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जनता का शासन जनता के द्वारा ही करती है, ठीक है। नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोक निर्णय और आरंभक का स्विट्जरलैंड में ही उदय हुआ है और वह वर्तमान समय में इनका बहुत अधिक सीमा तक पालन भी किया जा रहा है वहाँ पर। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है, तो स्विट्जरलैंड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केवल स्विट्जरलैंड में है, बाकी दुनिया के और किसी देश में नहीं है। तो जहाँ पर आप देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदय ब्रिटेन में हुआ, वहीं पर अमेरिका जो है संघात्मक व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है आधुनिक राज्यों के में, ठीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये है इसके इस शासन व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड की, इसकी वजह से ये फेमस रहा है और इसका महत्व इसलिए है। तीसरी जो व्यवस्था है इसकी वो है कि बहुल कार्यपालिका इसकी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता से किया जा सके।
भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में एकल कार्यपालिका ही है, ठीक है। लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। 7 सदस्य होते हैं बहुल कार्यपालिका में, और वो बहुल कार्यपालिका कही जाती है। यह कार्यपालिका ना तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक है, वरन इसमें दोनों के गुण विद्यमान है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों टाइप के जो क्वालिटीज़ है इसमें विद्यमान है। और इसको ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया बहुल कार्यपालिका का, जो दुनिया के अन्य किसी देश में आपको नहीं मिलेगी। तो इस वजह से स्विट्जरलैंड की जो एक प्रकार से शासन व्यवस्था है, ठीक है, या जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका ये महत्व हो गया, या संविधान की विशेषताएं हो गई स्विट्जरलैंड की, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, संविधान संबंधी अनिवार्य जनमत संग्रह के बारे में आप क्या समझते हैं? चूंकि स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह जो है वो बड़ा फेमस रहा है। जनमत संग्रह करके ही कोई कानून, कोई सभा, नियम कायदे बनाए जाते हैं। तो संविधान संबंधी अनिवार्य जनमत संग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो संविधान संबंधी अनिवार्य जनमत संग्रह हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन, चाहे वह पूर्ण संशोधन हो अथवा चाहे छोटा मोटा संशोधन हो या आंशिक संशोधन हो, तब तक स्वीकार नहीं हो सकता है जब तक जनमत संग्रह के द्वारा उसका समर्थन ना कर लिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 123 में, वहाँ के स्विट्जरलैंड के संविधान में कहा गया है कि संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई भी संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा जब मत देने वाला स्विस नागरिकों का बहुमत तथा राज्यों का बहुमत उसे स्वीकार कर लेगा। यानी कि वहाँ की जो बहुल कार्यपालिका है वहाँ पर तो स्वीकार ही हो जाएगा, साथ ही साथ में जनमत संग्रह के द्वारा भी उसको पास करवा लिया जाएगा, तभी संशोधन हो पाएगा। संविधान की इस व्यवस्था का अर्थ है कि संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता है जब तक जनमत संग्रह के द्वारा उस संशोधन का समर्थन जनता के द्वारा प्राप्त ना कर लिया जाए, तब तक कोई संशोधन नहीं होगा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा संशोधन पर जनमत संग्रह होने पर 2 प्रकार से उसका समर्थन होना चाहिए। एक, संशोधन को संपूर्ण मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए, और दूसरा, संशोधन को तभी कैंटोनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए, मतलब कि सभी कैंटोनों के बहुमत का समर्थन भी मिलना चाहिए, ठीक है। संशोधन मतलब जो है वो सभी कैंटोनों से मिलना चाहिए, मतलब उसमें कि संशोधन किया जाए, सभी कैंटोन में पास हो जाए और जनमत संग्रह के द्वारा भी पास हो जाए, तभी संविधान में कोई परिवर्तन होगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका भैया, स्विट्जरलैंड में विधि निर्माण जो है संबंधी जो वैकल्पिक जनमत संग्रह है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? वैकल्पिक जनमत संग्रह यानी कि जैसे कि विधि, मतलब कानून का निर्माण करना है, विधि को बनाना है, कानून बनाना है, तो कानून बनाने में जनता का क्या योगदान होता है, जनमत संग्रह का क्या योगदान है, वही पूछा जा रहा है। देखिए, विधि निर्माण संबंधी वैकल्पिक जनमत संग्रह हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि स्विस संघीय सभा के द्वारा बनाए गए कानूनों पर जनता यदि चाहे तो जनमत संग्रह की मांग कर सकती है। इसे ऐच्छिक या वैकल्पिक, अपनी इच्छा से वैकल्पिक तरीके से जनमत संग्रह इसलिए कहा जाता है कि हर कानून पर जनमत संग्रह आवश्यक यहाँ पर नहीं होता कि कोई भी कानून बनाना हो तो जनमत संग्रह लेना आवश्यक है, लेकिन संशोधन करना हो तो जनमत संग्रह लेना आवश्यक होता है, ठीक है। केवल वे कानून जिन पर 30,000 मतदाता हस्ताक्षर के द्वारा यह मांग करें कि जनमत संग्रह कराया जाए, यानी 30,000 लोग कम से कम एक जो है हस्ताक्षर करके भेज दें कि भाई जनमत संग्रह इस कानून पर हमको चाहिए, तब उसको करवाना पड़ेगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के कार्यपालिका को, वरना नहीं करवाना पड़ेगा। उन पर जनमत संग्रह होता है। यह आवश्यक है कि जनमत संग्रह की मांग कानून बनाने के 3 माह के अंदर ही होनी चाहिए, तब जनमत संग्रह होगी, अन्यथा नहीं मान्य होगी। जनमत संग्रह होने पर यदि जनता बहुमत कानून का विरोध करती है तो वह कानून रद्द हो जाता है, और जनता को कानून रद्द करने का अधिकार अमेरिका, भारत और ब्रिटेन में कहीं भी प्राप्त नहीं किया गया कि जनता किसी कानून को भंग कर दे। जनता अपील कर सकती है, धरना दे सकती है कि कानून ये बदल दो या भंग कर दो, लेकिन संविधान मतलब कि उसमें संसद चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, ठीक है। पर रूस में तो स्वप्न में भी इसकी आशा नहीं की जा सकती कि जनता सड़क पर आ जाए और या जनता कह दे कि हम कानून बदलिए तो बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। परंतु बार बार कानूनों का जनमत संग्रह के द्वारा हत्या से बचाने के लिए ये एक व्यवस्था की गई है कि इसके अनुसार यदि संघीय सभा किसी अध्यादेश को आवश्यक या सब पर लागू ना होने वाला, यानी अर्जेंट ऑफ नॉन यूनिवर्सली बिंडिंग घोषित कर दे, तो उस पर जनमत संग्रह की मांग नहीं की जा सकती। यानी कि संघीय सभा चाहे कोई अध्यादेश जारी करके या कोई मुद्दा बहुत बहुत तड़कता भड़कता हो और उस पर जनता नहीं चाहती कि बने, तो वो अध्यादेश के द्वारा भी बना सकती है। संघीय सभा सभी बजट तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण विधेयक को आवश्यक अथवा सब पर लागू ना होने वाला अध्यादेश घोषित कर सकती है। यानी कि जैसे कि
बजट का कोई मामला है या कोई विधेयक है, धन विधेयक है, तो उसको सब पर लागू ना होने वाला बता करके अध्यक्ष मतलब कि वो अध्यादेश जारी करके उस पर कानून बना सकती है। जैसे भारत में भी अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है कि भाई जनमत संग्रह मतलब कि जो संविधान में कुछ चर्चा है, मतलब कि संसद में चर्चा हो या ना हो, कानून बन जाएगा। ठीक है, अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है। तो वैसे वहाँ पर भी एक व्यवस्था करी गई है ताकि जो है जनता बेमतलब का हमेशा अड़ंगा न डाले सरकार के कामों में। अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जनता बेमतलब का चली जाती है लोगों के उकसाने पर, ठीक है, धरना देने के लिए या फिर हटाओ ये कानून, हटाओ ये कानून हटाओ, लेकिन फिर कभी कभी वो चीज़ें ठीक भी होती हैं। तो इस तरीके से जो उसका को लोग गलत फायदा ना उठा लें, इस वजह से किया गया। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के क्या कारण हैं? देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सफलता के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण है छोटा देश है ये, दूसरा कारण है परंपराओं का पालन होता है, और तीसरा कारण है अस्थायी तटस्थता यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, छोटा देश, स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है। मध्य प्रदेश तो भारत का एक प्रांत है, इससे भी छोटा है स्विट्जरलैंड। उसकी जनसंख्या लगभग 65 लाख है। छोटे देश और कम जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चल सकता है, लेकिन अब भारत जैसे देश में बिल्कुल भी दैट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। भारत में अगर आप चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी करना तो संभव ही नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, परंपराओं का पालन होता है स्विट्जरलैंड में। हर राष्ट्र की जड़ें उसके अतीत में, उसके इतिहास में होती हैं। राष्ट्रवाद का पौधा इतिहास की परंपराओं से जीवन रस प्राप्त करता है। स्विट्जरलैंड को भी गत 7 वर्षों से चली आने वाली प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परंपराओं पर अभिमान है। वो चाहता, वो समझता है कि हाँ हमारे अंदर है और किसी देश में नहीं, तो अभिमान तो होना भी चाहिए। ये परंपराएं दुखकर नहीं सुखकर हैं, स्वाभाविक है, ऐसी परंपराओं का निर्वाह होना ही चाहिए। ठीक है, अगला है अस्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड एक अस्थायी तटस्थ देश है और ऐसे में वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो जारी हो जाता है, छोटा देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का महत्व तो लिखिए, अथवा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है, ये बताएं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात की तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब कि वो बहुत बड़ा कोर्ट माना जाता है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से यह प्रकट होता है कि उसका इतिहास स्वतंत्रता, निर्भीकता, निष्पक्षता की कहानी है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र का प्रहरी और स्वाधीनता की सुदृढ़ चट्टान कहा जा सकता है। प्रोफेसर कलिन मुनरो कहते हैं कि ऐसी शक्तियों से सुशोभित ऐसा न्यायालय अमेरिकी विधान की राजनीति विज्ञान को एक अनुपम भेंट कहा जा सकता है। लास्की ने कहा कि अमेरिका को संघीय न्यायालय तथा उससे भी अधिक वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को जितना सम्मान प्राप्त है, उतना संयुक्त राज्य के जीवन पर उनका प्रभाव भी है। सर्वोच्च न्यायालय का महत्व और मूल्य निम्न उक्तियों के द्वारा ध्वनित होता है, दिखाई पड़ता है हमको। सबसे पहली बात, तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगी। सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल का तीसरा सदन भी वहाँ पर माना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, विधानमंडल का यानी कानून बनाने वाला जो मंडल है उसका तीसरा सदन है। प्रोफेसर लास्की ने कहा कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः उस देश की कांग्रेस का तृतीय सदन होता है। ठीक है, यानी कि जो कानून बनाने वाली जो विधायिका होती है उसका तृतीय सदन होता है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय एक सतत संविधान निर्माता निकाय है, यानी कि वो हमेशा लगातार सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संविधान का निर्माण करता रहा है। जेम्स बेक कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय केवल एक न्यायालय मात्र नहीं है अमेरिका का, वह तो किसी विशेष अर्थों में एक सतत संविधान निर्माता निकाय भी है। संविधान चूँकि अभिलेखीय न्यायालय होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिए जाते हैं वह भी एक कानून बना, मतलब कि कानून अपने आप में होते हैं। जैसे किसी मुद्दे पर किसी समय में कोई जो है दिया गया कोई निर्णय, तो वो निर्णय भी अपने आप में कानून होता है, यही उसका अभिलेखीयपन दिखाता है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय है, वो भी एक कानून की भांति काम करता है। सुप्रीम कोर्ट तो अमेरिका का तो बिल्कुल काम करता है। अगली बात, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रहरी है, बिल्कुल ठीक बात है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का अनुमान वाटरगेट कांड से लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल स्वतंत्र मामला है वो, सरकार का किसी का कोई दबाव उस पर नहीं पड़ता है। ऐसे भारत की सुप्रीम कोर्ट भी है जिस पर कोई न्यायपालिका और कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई दबाव नहीं पड़ सकता है न्यायालय पर। न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन से, चीन की संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का महत्व लिखिए। देखिए चीन के संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का कई महत्व है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चीन के विषय में कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो क्योंकि वह जाग जाएगा तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन ने ये बात कहा था चीन के बारे में। चीन के संवैधानिक पद्धति के बारे में ऐसा कहा गया कि वो एक प्रकार से सोया हुआ दानव है चीन। ठीक है, अगर उसे सोने दो क्योंकि वह जाग जाएगा तो संसार को हिला देगा।
नेपोलियन की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुप्तावस्था से जागने लगा, और यह नितांत सत्य है कि उसके जागरण ने विश्व को एक बारीगी हिला ही दिया है। चीन में साम्यवाद की स्थापना ने एशिया में वैसी समस्याएं उत्पन्न कर दी जैसी समस्याएं 1917 में सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थी। चीन की परंपरा विस्तारवादी रही है, वह हमेशा बढ़ता रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गत वर्षों में चीन ने अपनी इसी विस्तार नीति का परिचय भारत को दिया है, और भारत के कई हिस्सों में आप देखते हैं अपना जो है पांव पसार करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इसीलिए चीन को ड्रैगन कहा जाता है, क्योंकि वो निगलने वाला है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से साम्यवादी चीन का जनवादी गणराज्य समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 1 अरब 15 करोड़ की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य विश्व के 5 अणुशक्ति संपन्न राज्यों की श्रेणी में आ गया है, और अब तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी प्राप्त कर ली है। चीन ने विश्व राजनीति के एक प्रमुख तत्व का रूप ग्रहण कर लिया है। हम चाहे चीन की विचारधारा, व्यवस्था और आचरण के कितने ही प्रबल विरोधी हों, हमारे लिए स्वयं अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने इस पड़ोसी देश को समझना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके मंतव्यों को जानना बड़ा आवश्यक है। विचारशील भारतीयों के लिए चीन की संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक संगठन को समझना बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि उसको समझ करके ही हम उसके बचने के लिए या उससे एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ों को कवर कर सकें। आपको बता दूं कि चीन जो है वो हमेशा से विस्तार नीति का फॉलो करता आ रहा है, और वो अपने देश मतलब कि अपने आसपास के जो राज्य हैं, चाहे हांगकांग मतलब कि ये चाहे इसकी बात हो, क्या नाम है, हांगकांग वगैरह, तो उसी में मतलब कि हांगकांग या फिर आपका क्या नाम है, तिब्बत उसी में मिल गया। फिर आप देखेंगे और एक आध दो देश हैं, ठीक है, ताइवान वगैरह या फिर तो ऐसे कुछ है, वो सबको कब्जा लिया है। ठीक है, एक देश दो शासन पद्धति की बात करता है चाइना ने आप देखते हैं किस तरीके से पूरे के पूरे मार्केट में हलचल मचा रखी है। वैसे भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है बहरहाल, लेकिन फिर भी आप देखेंगे चीन ने चीन बहुत आगे है, वास्तव में चीन बहुत आगे, उसमें कोई दो राय नहीं। चाइना का सामान आप देखते हैं कितना सस्ता होता है और कितना मतलब कि कोई सामान खराब होता है, बाकी देखते हैं टिकाऊ भी बहुत होता है। अब भारत के सामान में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से महंगा बिकता है, जबकि चीन के सामान आप देखते हैं, चीन के फ़ोन वगैरह अगर आपकी ओप्पो वीवो ये सब कहाँ के, चाइना के ही तो हैं। यहाँ पर भारत में मार्केट में चल रहे हैं लगातार धुआंधार तरीके से, लोग खरीद रहे हैं, उसको सस्ता मिल रहा है। भारत के फ़ोन थोड़े महंगे मिल रहे हैं, हालांकि भारत के फ़ोन ज़्यादा टिकाऊ होते हैं चीन की फ़ोन की अपेक्षा। चीन का कोई भरोसा नहीं होता चाइना माल का, ठीक है, तो इसलिए चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है, 1 मिनट की गारंटी भी नहीं होती उसकी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उदारवादी लोकतंत्र क्या है। देखिए, उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य को सीमित अधिकार दिया जाए, व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते उन्हीं कार्यों को केवल राज्य के द्वारा किया जाए, बाकी व्यक्ति खुद कर लेगा। उदारवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है, अर्थात जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करती है। बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना और शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मात्र राज्य का होता है, शेष कार्य व्यक्ति पर छोड़ देती है सरकार, तो वो देश मतलब कि वही राज्य उदारवाद होता है, उदारवादी लोकतंत्र वही होता है जो कम शासन करे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भैया फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या डिफरेंस है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसमें? तुलनात्मक पॉलिटिक्स में या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का, पॉलिटिकल सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें सरकारों और राजकीय संस्थानों के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही साथ उन प्रभावों और प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें सरकारों का व्यवहार बदलता रहता है। जबकि तुलनात्मक सरकार की अगर बात की तो इसमें सरकारों के कार्यों का, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बड़ा है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक सरकारें आ जाती हैं एक इकाई के रूप में, जबकि तुलनात्मक जो सरकारें हैं उसका क्षेत्र सीमित होता है। तुलनात्मक सरकार जो होता है उसका क्षेत्र सीमित होता है, एक इकाई के रूप में काम करता है, जबकि तुलनात्मक जो राजनीति है उसमें सरकार और सारे के सारे संविधान के फैक्टर्स सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न, ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। देखिए, ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान बिल्कुल भी नहीं है सॉरी, ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है भैया? अलिखित संविधान है, ठीक है, उसका विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान की कई विशेषताएं रही हैं, ठीक है। पहली विशेषता, विकसित और अलिखित संविधान है। दुनिया का जो है एक प्रकार से अलिखित संविधान है ब्रिटेन का संविधान, साथ ही साथ में विकसित संविधान है, लगातार इसका विकास हुआ है।
दूसरी बात लचीला और परिवर्तनशीलता, इसमें लचीला मतलब कि इसमें संशोधन बहुत जल्दी हो जाते हैं। परिवर्तनशीलता इसमें विद्यमान है, परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसके अलावा अभी समयों पर आधारित है, अभी समय मतलब कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनके अकॉर्डिंग या फिर जो समय में अकॉर्डिंग जो नियम कायदे जो चलते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। चौथी बात एकात्मक शासन है यहाँ पर। पांचवी विशेषता संसद की संप्रभुता है जो है ब्रिटेन में, संसद पर कोई अंकुश नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है ब्रिटेन, ठीक है। विवेक और संयोग की संतान भी इसको कहते हैं, वियोग और संतान की संतान, विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है इसको। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है कि सिद्धांत और व्यवहार में इसमें अंतर होता है। लोकतंत्रात्मक शासन यहाँ पर प्रबल मात्रा में है। राज्य का अध्ययन वंशानुगत होता है, यानी कि यहाँ पर राजा जो होता है जैसे कि विक्टोरिया, तमाम प्रकार के राजा, जॉर्ज पंचम, मतलब कि राजा जो होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है, राजा का पुत्र ही राजा बनता है, यानी कि ये गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। विधि का शासन होता है, यानी कानून का शासन होता है। द्विदलीय से बहुदलीय की ओर ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये ब्रिटेन के संविधान की तमाम विशेषताएं आपने लिख दी, तो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाई सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व बताएं। देखिए टॉमस बेन और डी टाकबिले का कहना है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है क्योंकि वहाँ पर नियमों को लेखबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में संविधान है और इस संबंध में निम्न तर्क दिए जाते हैं। ब्रिटेन में संविधान लिखा भले नहीं लेकिन संविधान है। पहली बात, लिखित और अलिखित का भेद अवास्तविक है। दूसरी बात, संविधान के कुछ अंश लिखित भी यहाँ पर हैं ब्रिटेन में। ब्रिटिश संविधान सिद्धांत में लचीला है और व्यवहार में लचीला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चौथी बात है, ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम भी होते हैं जिन पर पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो इस तरीके से ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भाई कि ब्रिटेन में सत्ता की स्थिति के बारे में बताएं। देखें, ब्रिटेन में राजा राज्य का प्रमुख होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा पारित भी मतलब कोई भी कानून या कोई भी विधेयक कानून का रूप उस समय तक धारण नहीं कर सकता है जब तक उस पर राजा का हस्ताक्षर ना हो। जैसे कि अपने यहाँ पर संसद में जब कोई कानून पारित होता है तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, उसके बाद में जब तक उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वह एक प्रकार से पारित नहीं माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जब इनके दोनों सदनों से पारित हो जाता है उसके बाद में जब राजा सिग्नेचर करता तब वो कानून पास होता है। लेकिन अब यह औपचारिक मात्र बन करके रह गया। जैसे भारत में राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो भी कानून पास कर दिया जाएगा, ठीक है, करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ऐसे ही राजा को वहाँ के करना पड़ेगा। वो एक प्रकार से मना नहीं कर सकते करने के लिए, क्योंकि राजा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कार्य करता है, मंत्रिमंडल जैसा चाहेगा वैसा राजा काम करेगा। इसीलिए अब ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाने लगा है कि राजा बस केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता है। तो राजा राज्य करता, शासन नहीं करता है। कानून, संसद और मंत्रिमंडल राजा के नाम पर ही बना मतलब कि राजा के नाम पर ही बना रहे हैं और राजा की शक्ति अब शून्य हो गई है। केवल वह राज्य का प्रमुख होने के नाते मंत्रिमंडल के निर्णयों पर अपनी सहमति देता है बस, ठीक है। तो उसकी सहमति बस केवल नाम मात्र के लिए ही है, उसका उतना ज़्यादा एक प्रकार से उपयोग मेरे हिसाब से अब नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। देखिए, संसदात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अपनी नीतियों और अपने कार्यों के लिए प्रत्यक्ष और वैधानिक यानी डायरेक्ट एंड जो है कानूनी रूप से निम्न सदन और अंतिम रूप से मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि नाम मात्र का अध्ययन अनुत्तरदायी की स्थिति में होता है। इस प्रकार संसदात्मक शासन की निम्न विशेषताएं होती हैं। भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। कहाँ पर बेटा? भारत में, ठीक है। भारत में आप देखते हैं जनता वोट देती किसको? सांसदों को, विधायकों को, और सांसद विधायक से पूछ भी सकती है, प्रत्येक 5 साल पर उनको एक प्रकार से हटा भी सकती है। तो जनता जो होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और भी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग वीडियो को, ओके। कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा सभी लोग भाई।
आगे बढ़ा जाए। चले तो अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है आपका, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता, कार्यपालिका दो भागों में विभक्त होती है यहाँ पर, एक लोकसभा और एक राज्यसभा जैसे भारत में है। दूसरी बात, राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो उसी के द्वारा सरकार का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तीसरी बात, शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है, सरकार का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। चौथी बात, मंत्रीगण प्रायः संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि जो सांसद होते हैं वही मंत्री बनाए जाते हैं। पांचवी बात है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती, कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कानून बनाने वाले होते हैं, जो कानून को लागू करवाने वाले होते हैं, उन दोनों के बीच में एक प्रकार से तालमेल होता है और उनको दोनों एक उत्तरदायी होते हैं एक दूसरे के प्रति। सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को निम्न सदन भंग करने की सलाह दे सकता है, ठीक है। सरकार का अध्यक्ष मतलब कौन है, जो प्रधानमंत्री जो राज्य के अध्यक्ष यानी कि जो एक प्रकार से राष्ट्रपति या राजा है, उनको कह सकता है कि निम्न सदन को भंग कर दो, यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार दे सकता है, सलाह दे सकता है, ठीक है। कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, जो कार्य को लागू करवाने वाले होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, सांसद वगैरह होते हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जनता को उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राजा राज्य करता है शासन नहीं करता, स्पष्ट करें। देखिए, ब्रिटिश राजा राज्य करता है शासन नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। राजा का महत्व तो आज भी प्राचीन काल की तरह है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग वह अब बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लोकतंत्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज केवल नाम मात्र का शासन प्रमुख रह गया है। उसकी सभी शक्तियां राजमुकुट के हाथ में चली गई। राजमुकुट मतलब ब्रिटिश क्राउन। व्यक्तिगत रूप से राजा राजमुकुट की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसका प्रयोग उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राजा के हाथ में शासन की कोई शक्ति नहीं है, अर्थात राजा केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता है ब्रिटेन में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। देखिए प्रश्न भैया, प्रश्न क्या आ चुका है, एकात्मक शासन की विशेषताएं बताएं। पहली विशेषता, देखिए संविधान के द्वारा सभी शक्तियां एवं केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। संविधान के द्वारा सभी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। एकात्मक शासन में एक केंद्रीय सरकार होती है, उसी में संविधान के सभी शक्तियां जो मिलती हैं वो निहित होती है। दूसरी बात, स्थानीय और प्रादेशिक सरकारें केंद्र पर निर्भर करती हैं और उन्हें केंद्रीय सरकार से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, स्थानीय सरकारों को और प्रादेशिक सरकारों को। तीसरी बात, एकात्मक शासन में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान होती है, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान जो है, मतलब कि भारतीय जो व्यवस्था है वो एकात्मक होते हुए भी अर्धसंघात्मक होती है, संघात्मक होती है, ठीक है, ऐसे बताया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, संसदीय शासन क्या होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका में से चुनी जाती है। विधायिका माने कि विधायिका मतलब कि जो कानून मतलब कि जो संसद है उसको विधायिका कहते हैं, विधि को बनाने वाला। उसी में से कुछ एरिया के मंत्रियों को नियुक्त कर दिया जाता है कि फलाने मंत्री तुम, फलाने मंत्री तुम, तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें कार्यपालिका की शक्ति विभक्त होती, बटी हुई होती है। एक वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निवास करती है, जबकि नाम मात्र का कार्यपालक राज्य का अध्यक्ष अर्थात राजा या राष्ट्रपति हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में होगा तो राजा और भारत में होगा तो राष्ट्रपति वही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। देखिए, अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को बहुत दिन से अपना रही है और उसकी जनक भी है, जिसमें राज्य और सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। चाहे राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं होता, अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता है जो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी कि राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है, जिसमें कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं। वह अपने कार्यों में सहायता और परामर्श के लिए एक सलाहकार मंडल का गठन करता है, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन में कई क्वालिटी देखने को मिलती हैं। जैसे भारत में आप देखते हैं कि राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। लेकिन अमेरिका में क्या है, राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति होगा, वो होगा राष्ट्रपति, ठीक है। चलें,
विशेषता ये है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है, विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है इसका कि कितने समय के लिए होंगे। दूसरी बात, कार्यपालिका के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। तीसरी बात है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन होगा। चौथी बात, योग्य व्यक्ति ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ पर योग्य व्यक्ति ही बनेंगे, बिना मतलब के व्यक्ति नहीं बनेंगे। अगर आप योग्य है उस मंत्रिमंडल मतलब कि उस मंत्रालय के चलाने के लिए तो ही आपको बनाया जाएगा। इसके अलावा संकट काल में निर्णय लेने की सुविधा भी होती है यहाँ पर। इसके अलावा कार्यपालिका विधानमंडल पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाती है, ये भी विशेषता है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था ये है कि बहुदलीय प्रणाली में अस्थायी सरकार की व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से ये सारी विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन के क्वालिटी या विशेषताएं या गुण आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में अंतर बताएं। देखें, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में क्या अंतर है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक साथ एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से किसी एक पद के लिए ही उम्मीदवार हो सकता है। किसी भी पद के लिए वही व्यक्ति उम्मीदवार या निर्वाचित हो सकता है जिसे निर्वाचक मंडल का बहुमत अर्थात 538 में से 270 मत अगर प्राप्त होता है तो वो एक प्रकार से निर्वाचित हो सकता है। यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे अधिक मत पाने वाले 3 उम्मीदवारों के नाम प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिए जाते हैं और प्रतिनिधि सभा जो होती है एक राज्य एक मत के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति के लिए किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे अधिक मत पाने वाले 2 उम्मीदवारों के नाम सीनेट के पास भेज देते हैं, जहां पर मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आ चुका है भैया, प्रश्न है अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति बताएं। देखिए, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां अमेरिका के एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की सभी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति जो अमेरिका का होता है उसी में निहित होती हैं। ठीक है, वास्तविक हो चाहे वो जैसी भी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ। इससे स्पष्ट है कि वह कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, उसमें सरकार की सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। राष्ट्रपति में विधायी शक्तियाँ, कानून से निर्माण संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ सब समाहित होती हैं राष्ट्रपति में। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, वह स्वविवेक से कोई भी प्रशासनिक और न्यायिक नियुक्तियां कर सकता है, लेकिन सीनेट के द्वारा उसका अनुमोदन होना बहुत ज़रूरी है। सीनेट जो दूसरा सदन है उससे एक प्रकार से अनुमोदन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। विदेशों से संधियाँ एवं युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका का प्रथम नागरिक है जिसमें सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति ये होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका फिलीबस्टर। फिलीबस्टर क्या है भाई? फिलीबस्टर की अगर बात की जाए, देखिए बहुत ही बढ़िया टर्म है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर सीनेट के सदस्यों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी इच्छा के अनुसार सदस्य सदन में बोल सकते हैं। सदस्यों का इस स्वतंत्रता से सदन कोई भी निर्णय आसानी से नहीं कर सकता। सीनेट के सदस्य जो होते हैं वो बोल सकते हैं सदन में किसी भी मुद्दे पर, इसी की स्वतंत्रता देने का काम फिलीबस्टर कहा जाता है। इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हठी व्यक्तियों का एक छोटा सा गुट अमेरिका की महान सरकार को असहाय बना सकता है। क्योंकि मान लेते कुछ व्यक्ति का गुट बन गया और वो सीनेट में के सदस्य हैं और खड़े होकर किसी मुद्दे का विरोध करने लगे कि भाई ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, तो वो मुद्दा नहीं होगा। सदस्यों की स्वतंत्रता के कारण से सीनेट 1937 में कार्य नहीं कर पाई थी। अब एक विषय पर एक दिन में 2 बार से अधिक कोई सदस्य नहीं बोल सकता, यानी कोई एक विषय है उसमें एक दिन में 2 बार ही आप चर्चा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन संवैधानिक संशोधनों पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है तो ये एक प्रकार से फिलीबस्टर का नियम लागू होगा और किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं सीनेट के सदस्य। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है पॉकेट वीटो, जिसको आप जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं। देखिए, कांग्रेस के द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। मान लेते हैं कि कांग्रेस कोई विधेयक पारित कर रहा है, कोई कानून बना रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक प्रकार से वीटो पावर का प्रयोग करके उसको भंग कर सकता है, रोक सकता है।
कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 10 दिन का समय दिया जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिन से कम समय रहने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए विधेयक भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है। इसी बीच कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो ऐसे विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं और वो जानबूझ करके ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे, अगर नहीं पास करना तो वो ऐसा कर सकता है। ऐसे विधेयकों को अगले अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उससे पहले नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की इसी शक्ति को पॉकेट वीटो कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति चाहे उसको उठा करके जेब में रख ले विधेयक को और कहे कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है और तब तक संसद का सत्र समाप्त हो जाए जो चल रहा था, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, वो अगले सत्र के लिए फिर वो जारी किया जाएगा, उससे पहले वो कानून नहीं लागू होगा। तो इसी को जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कीजिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट दोनों अपने देश के राज्याध्यक्ष होते हैं, लेकिन उन दोनों में कई अंतर होता है। क्योंकि राजा जो होता है, जो ब्रिटेन का राजा है, उस नाम मात्र का होता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसी के हाथों में होती है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति में सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं, वह राज्य और शासन दोनों का प्रमुख होता है, जबकि ब्रिटेन के सम्राट में नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं और उनके नाम पर संसद और मंत्रिमंडल काम करते हैं बस। यानी कि ब्रिटेन के सम्राट बहुत हल्के व्यक्ति होते हैं, मतलब उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, जबकि आप राष्ट्रपति अमेरिका की बात कीजिए तो बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी उसे जनता के द्वारा निर्वाचित माना जाता है। जबकि ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है, इससे राजा का लड़का राजा ही बनेगा, सम्राट का लड़का सम्राट बनेगा, इस तरीके से वंशानुगत होता है। तीसरी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट जीवन प्रत्न राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो राजा रहता है, फिर उसके बाद में उसका लड़का बन जाता है। ठीक है। चौथी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर, न्यायाधीश, राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति अपनी इच्छा से करता है अमेरिका का राष्ट्रपति, जबकि ब्रिटेन का सम्राट यह कार्य नहीं कर सकता। सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो करेंगे। अमेरिकी और कांग्रेस के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है या विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट को यह अधिकार नहीं दिया गया है। ब्रिटेन के सम्राट को साइन करना ही, अगर साइन भी नहीं भी करेंगे तो भी कानून पास हो जाएगा, उनके बिना रुकेगा नहीं उनको करना ही पड़ेगा। छठी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उसे पद से हटा भी सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे, मतलब अमेरिका का, अगर जिसको उसने पद पर लाया है अगर वो टीम टाम कर रहा है कुछ तो उसको हटा भी सकता है उसके पद से। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के सम्राट को किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से भी अपने सभी कार्य करता है। इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट एक शक्तिहीन शासक माना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया आए हैं बेटा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न, अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताएं बताएं। देखिए, संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत कर दिया था वह आज अमेरिकी शासन पद्धति का मूल आधार है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का संविधानेतर विकास हुआ संविधान बनने के बाद में। वहाँ दलों में निम्न विशेषताएं पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात, दलों का विकास। दूसरी बात, द्विदलीय पद्धति अमेरिका में। तीसरी बात, सिद्धांतों में मौलिक मतभेद है। दलों का शिथिल संगठन है। दबाव समूहों का प्रभाव खूब दिखता है अमेरिका में। लूट घसोट प्रणाली भी आपको वहाँ पर दिखेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने की व्यवस्था कैसे होती है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व 3 कारणों से रिक्त होता है, खाली होता है। पहली बात है मृत्यु होने पर, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तो उसका पद खाली होगा। दूसरी बात, त्यागपत्र देने पर खाली होता है। और तीसरी बात, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको अगर हटाया जाता रहा है राष्ट्रपति को तब उसका पद खाली होगा। 3 स्थितियों में, या तो मर जाए, या फिर वो अपना त्यागपत्र दे दे खुद, या फिर तीसरी बात उसको ज़बरदस्ती उसके पद से हटाने की प्रक्रिया लागू कर दी जाए, उसी को महाभियोग कहते हैं। ठीक है। जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति हो जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लीप वर्ष में नवंबर माह में, लीप वर्ष जो होता है जो 4 से कट जाए ऐसा वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं जिसमें। ठीक है, लीप वर्ष में नवंबर माह में प्रथम सोमवार के बाद मंगलवार को होता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव पहले से हो जाता है और वही सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। अतः संविधान में
राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, जो 4 वर्ष पर ही होता है। 4 साल पर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल जो होता है वही करता है, पहले से निर्वाचक मंडल चुन लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, जेरीमॉन्डरिंग क्या है? जेरीमॉन्डरिंग एक चुनाव को सीमित, मतलब चुनाव प्रचार को सीमित करना। जैसे विरोधी पक्ष का चुनाव प्रचार सीमित कर दें, अपना प्रचार प्रसार सभी एरिया में कर दें, लेकिन उसका करवाने दें, यही होता है जेरीमॉन्डरिंग। यानी प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है जिसका प्रयोग सत्ताधारी दल निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में करता है। सत्ताधारी दल के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार किया जाता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाएं। इस प्रथा का शुभारंभ सर्वप्रथम 1814 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर एल्विस जेरी ने किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको जेरीमॉन्डरिंग कहा जाने लगा है। ठीक है, यानी कि सत्ताधारी दल इसका प्रयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, जेरीमॉन्डरिंग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ बताएं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कई क्षेत्रों में उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना पूरी की पूरी ये अमेरिका के राष्ट्रपति की काम है। दूसरी बात, प्रशासन का संचालन भी राष्ट्रपति करता है अमेरिका का। नियुक्ति करना हो किसी को उसके पद से हटाना हो तो भी इसी के पास है वो शक्ति, राष्ट्रपति के पास परमेरिका के। क्षमादान किसी को देना हो, किसी की फांसी की सज़ा हो गई है, उसको क्षमादान देना तो राष्ट्रपति के पास ही हो जाएगा। इसके अलावा परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, दूसरे राष्ट्र के बारे में कोई संबंध या इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसके बारे में निर्णय भी, अंतिम निर्णय इसी का होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिका के मामलों में विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण करने का काम भी यही करता है। इसके अलावा सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न आपका आ चुका है, अमेरिकी संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। देखिए, पहली विशेषता है कि निर्मित, लिखित और संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का। दूसरी बात है, मतलब सबसे छोटा संविधान आप देखेंगे 7-8 अनुच्छेद है मात्र, बस। ठीक है, संघात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। तीसरी बात, कठोर संविधान है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। चौथी बात, शक्ति का पृथक्करण और अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत भी यहाँ पर फॉलो होता है। इस तरीके से ये है मतलब कि ये है आपका अमेरिका का क्या नाम है, अमेरिका की संविधान। ठीक है, 4 विशेषताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि न्यायालय सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि वह काफ़ी सक्रिय रहता है। न्यायालय किसी भी विषय पर तभी विचार करता है जब कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय की शरण में जाता है। जब उसकी शरण में आप जाएंगे तभी वो आपकी मदद करेगा। परंतु अब यह देखने को मिल रहा है कि न्यायालय के संज्ञान में जब कोई महत्वपूर्ण विषय आता है तो वह उस पर सुनवाई शुरू कर देता है। न्यायालय द्वारा किसी समस्या पर अपना निर्णय देने में अब अधिक समय नहीं लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व के विचारों पर न्यायालय अपना विचार देने में काफ़ी पीछे नहीं हटता, वह इस पर गंभीरता से विचार करता है और इस तरीके से न्यायिक सक्रियता जो होती है ये यहाँ पर दिखती। न्याय के मामले में एक प्रकार से कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा सक्रिय रहता है और हर एक मुद्दों पर नियम के मामलों में काम करता है। तो ये होगा पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 1, जिसके बारे में बताया। पेपर नंबर 2 की ऑलरेडी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले मैंने दी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, तो आप सभी लोगों ने देखा। लगभग सभी सब्जेक्ट का मैं पेपर 1 पेपर 2 करके, ऐसे इकोनॉमिक्स वगैरह हो गए, सभी के मैं दे चुका हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ जाइए आप सभी लोग बिल्कुल, और आप सभी के ऐसी व्यवस्था में लगातार करता रहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।